Morning everyone. Now we are discuss about the chapter third of geography of class 7th. The topic is the changing earth. इसमें हम आपको बतलाएंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशियंस हैं उनकी स्थिति में कब और कैसे कितने बदलाव आए, वो गतिशील है और उनमें कैसे परिवर्तन हुए, इस स्वरूप को बतलाने की कोशिश करेंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। द फॉर thousands of years ago, हजारों साल पहले, people believed that the continents were fixed in their position. लोगों का ये विश्वास था कि जितने भी महाद्वीप हैं वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। The distribution of land and water, however, has not always been at the same on the earth's surface as it is today. लेकिन आज ये अवधारणा बदल गई है क्योंकि आज लोगों को पता चल गया है कि ग्लोब पे जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्थिर नहीं है, वो सेम नहीं है, बल्कि वो बदलता रहता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो जो पृथ्वी का जो सरफेस है ना, उसमें जो है गतिशीलता होती है और कहीं ना कहीं ये प्लेट टेक्टोनिक की ही देन होती है। इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। इन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर, ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, अल्फ्रेड वेगनर एक नाम है, ये जर्मन के जो है एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन एंड प्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जिन्होंने आज के समय में ना बतलाया कि जो महाद्वीप और महासागरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हुआ होगा, इसके बारे में उन्होंने बतलाया है। आगे आते हैं। कह रहे हैं कि ही प्रपोज डेट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, इन्होंने कल्पना की कि मिलियंस कई लाखों साल पहले ऑल लैंड मासेस वेयर ज्वाइन टुगेदर इनटू द सुपर कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप थे वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, उसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया। जितने भी जैसे आज जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, इनकी कल्पना के हिसाब से सभी कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको कि इन्होंने पैंजिया का नाम दिया। ही सजेस्ट डेट, इन्होंने कल्पना की कि पैंजिया ब्रोक एंड देयर वाज ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इन्होंने कहा कि पैंजिया में बिखराव हुआ, पैंजिया टूटा और उसमें जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट हुआ और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होने लगे। दिस इज़ कॉल्ड द वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और ये सिद्धांत जो है वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। वेगनर्स थ्योरी वाज इम्प्रूव्ड अपॉन बाई द एडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ सी फ्लोरिंग स्प्रेडिंग ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इनकी थ्योरी को और इम्प्रूव किया गया और इसमें जो है समुद्र की जो सतह है उसके फैलने की सिद्धांत को भी ऐड किया गया। द न्यू कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और जो नई कॉन्सेप्ट की थ्योरी तैयार हुई है उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इसके हिसाब से इट सेज द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड टेक्टोनिक प्लेट्स ना, जो पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट है वो कई प्लेट्स पे डिपेंड है, जिसको हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। सेकंड, देयर वाज ए 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स, और जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो क्रस्ट है वो 6 बड़ी प्लेटों पे और 20 माइनर प्लेटों पे निर्भर है। ऑल ऑफ विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली, जो कि स्वतंत्र रूप से वो मूवमेंट कर रही हैं, गति कर रही हैं। नंबर थर्ड, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट इज़ एक्सट्रीमली स्लो, इन प्लेटों की जो मूवमेंट की गति है वो बहुत ही धीमी है, अबाउट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, और इसमें गति की स्पीड जो है मतलब एक साल में कुछ मिलीमीटर ही इनमें गति होती है। जो 6 मेजर और 20 माइनर वो मतलब प्लेट्स हैं, 6 बड़ी बड़ी प्लेट है और 20 जो है नियर अबाउट माइनर प्लेट्स है, जिसपे कि अर्थ क्रस्ट डिपेंड है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दिस प्लेट्स प्रोड्यूस बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, और इस जो प्लेट्स है इनके मूवमेंट का जो मेन कारण है वो इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ होता है, जिस कारण से ये प्लेटें जो है गतिशील या मूव कर रही हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज़ वेरी लार्ज इन द कंपेरिजन टू देयर थिकनेस, जो इन प्लेट्स पे सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है कंपेयर में इनकी थिकनेस माने चौड़ाई के हिसाब से। टेक्टोनिक एक्टिविटी सच एज अर्थक्वेक, वल्केनिसिटी अकर अलॉन्ग द प्लेट मार्जिन, और जो जितनी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ज्वालामुखी क्रियाएँ हों ना, ये सभी जो है जो प्लेट्स के किनारे होते हैं उनके
मतलब होती है, प्लेट्स के किनारों के आसपास ही मैक्सिमम क्रियाएँ होती हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी। द प्लेट्स आर कंटिन्यूअस मूविंग, और ये जो प्लेट्स हैं कौन सी, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि 20 माइनर है और 6 मेजर प्लेट्स हैं ना, इनमें ये जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू चल रहा है। द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट कॉज वेरियस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। इन मूवमेंट के कारण ना पृथ्वी के सतह पे बहुत से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स आर ड्यू टू द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग टू डू ना, और जो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट हैं प्लेट्स में ना, इसके कारण बहुत से फोर्सेस जो है इस पर काम करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन दीज फोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू द 2 ब्रॉड कैटेगरी ना। इन फोर्सेस को हम 2 कैटेगरी में या 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, द फोर्सेज विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद इन द अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेंटिक फोर्स। ऐसे फोर्सेज जो विद इन द अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर से मतलब जो है जनरेट होते हैं। और दूसरा जो है द फोर्सेज विच ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेंटिक। एक्सोजेंटिक फोर्सेज वो होती हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे मतलब जो कार्य करते हैं, ऊपरी सतह पे लगते हैं, एक्सोजेंटिक। और इंडोजेंटिक फोर्स वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर या नीचे मतलब एक्टिव होती है, और इसके कारण बहुत से चेंजेस या बदलाव जो है हम देख सकते हैं। द इंडोजेंटिक फोर्सेस कैन प्रोड्यूस द सडन और स्लो मूवमेंट और बोथ। जो इंडोजेंटिक फोर्स होते हैं इसके द्वारा जो है मूवमेंट जो है पृथ्वी के इंटरनल सेक्टर में मतलब धीमे धीमे भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। दीज फोर्सेज आल्सो कॉज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट। और इन फोर्सेस के कारण जो है 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाकार मूवमेंट, जिस कारण से बहुत से परिवर्तन जो है पृथ्वी के सरफेस पे देखे जा सकते हैं। तो आपको हमने बताया कि 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक्सोजेंटिक मूवमेंट जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे कार्य करते हैं, और इंडोजेंटिक मूवमेंट जो है पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के नीचे जो है कार्य करते हैं। ये मूवमेंट 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दोनों मूवमेंट हो सकते हैं। दिस मूवमेंट गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ द रिलीफ फीचर्स ना। और इन मूवमेंट से आज जो गतिशीलता होती है प्लेटों की, इनके कारण से जो रिलीफ फीचर जो उच्चावच के निर्माण या उसके बिखराव या उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत भूमिका होती है। कैसे होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। द सडन मूवमेंट आर एक्सपीरियंस्ड थ्रू द इरप्शन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। देखिए आपने देखा कि जैसे अर्थक्वेक होता है, भूकंप या वोल्केनो एक्टिविटी होती है, तो ये इसका संबंध जो है पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के नीचे से होता है ना, जिस कारण से आप कह सकते हो कि इनके मतलब जो आने का मेन कारण जो है वो इंडोजेंटिक फोर्स होता है, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के नीचे से भी आपको बताया गया था। और इसके आने से जब ये भूकंप होते हैं या जो वोल्केनो एक्टिविटी होती हैं, तो आप देखिए पृथ्वी के सरफेस पे कितने ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। यद्यपि इनका संबंध इंडोजेंटिक पृथ्वी के अंदर या नीचे से होता है, तो भूकंप आने के बाद आपने देखा लावा, ऐश, ये सब जो है पूरे सरफेस से फैल जाते हैं ना। भूकंप आता है तो भूकंप आता है तो मतलब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, और ये मतलब जो है कैजुअलिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होती है, वोल्केनो एक्टिविटी होती है। तो आपने देखा कि जो है इरप्शन के कारण जो है लावा, मैग्मा, ये सब जो है हो जाता है, मतलब सरफेस पे फैल जाता है, हॉट एंड मोल्टेन। अब आते हैं वोल्केनोज, ज्वालामुखी, इस पर डिस्कस करेंगे। इन द पास्ट, पुराने समय में, द वोल्केनो आर नोन एज द माउंटेन ऑफ फायर। पुराने समय में जो है आग उगलने वाले पहाड़ के रूप में हम लोग ज्वालामुखी को जानते थे। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए माउंटेन, जरूरी नहीं कि ये पर्वत के रूप में ही हो। इट इज़ ए सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच द हॉट एंड मोल्टेन मटेरियल एरप्ट सडनली। एक्चुअली में जो है ये एक सर्कुलर गोल आकार में एक छेद होता है, मतलब जो है जिसमें से जो है हॉट माने गर्म, मोल्टेन माने पिघला हुआ मटेरियल एकाएक नीचे से ड्यू टू द इंडोजेंटिक फोर्स के कारण ऊपर की ओर मतलब फेंका जाता है या निकलता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट। इस ओपनिंग या इस मुंह को जो है वेंट कहते हैं। सम टाइम द ओपनिंग कैन बी लॉन्ग क्रैक्स विच इज कॉल्ड फिशर। कभी कभी जो है पृथ्वी में एक दरार पड़ जाती है, और उस दरार से जो है मोल्टेन मटेरियल, हॉट एंड जो आप बता रहे हैं मोल्टेन मटेरियल होता है वो निकलता है। तो ये जो दरार होती है, अब यहाँ पे ये गोल शेप में नहीं है, ये दरार के शेप में है, इसलिए इसको फिशर कहते हैं।
फिशर मतलब जब ज़मीन में दरार हो जाए और दरार से जो है इरप्टेड मटेरियल निकलने लगे, मोल्टेन हॉट मटेरियल निकलने लगे ना, तो इसको हम लोग फिशर कहेंगे। और जब पृथ्वी की सतह पे गोल छेद हो जाए और उस छेद से जो है मोल्टन हॉट मटेरियल निकलने लगे, उसको हम लोग वेंट VENT कहते हैं। द वल्केनिक कोन और माउंटेन इज फॉर्म्ड व्हेन द इरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट ना। देखिए वल्केनिक कोन या माउंटेन उस कंडीशन बनेगा जब इरप्टेड मटेरियल जो है वो मात्रा में अधिक हो और वहाँ पे जो है जो सरफेस ऑफ द अर्थ हो वो आप कह सकते हो कि सॉफ्ट हो, और मतलब जो है कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर से निकल रहा है, जिस कारण से ऊपरी सतह एक फोल्ड या माउंटेन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द इरप्टेड मटेरियल। द विंड इज कनेक्टेड टू द अर्थ interior by the narrow pipe funnel shaped hollow at the top of the cone is called crater। अब ये जो कोन है मतलब जो उसमें, और जो आपको बताया गया कि वेंट होता है, उसका संबंध नीचे के थ्रू होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ से होता है, क्योंकि इंडोजेटिक फोर्स के कारण ये हो रहा है। पृथ्वी के अंदर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर है, जिस कारण चट्टानें जो हैं वो पिघली हुई गर्म है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक छोटी पाइपलाइन के थ्रू, मतलब जो है पाइप, ऐसी कोई प्लास्टिक पाइप नहीं होती है एक्चुअली, एक जैसे कि गैप टाइप का होता है जिस पाइप के थ्रू ये ऊपर की ओर आता है ना, ये और ऊपर एक फरल वाले से कीप या कुप्पी होती है, उस आकार में होते हैं, उसी के थ्रू जो है इरप्शन होता है। और कभी कभी जब कोई माउंटेन जो है इरप्टेड हो जाता है और दोबारा मतलब इरप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में ये जो क्रेटर होते हैं ना, छोटी झील के रूप में भी मतलब जो है देखे जा सकते हैं ऐसी कई जगहों पे ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऊपरी इलाकों में हालो माने छिछले आकार के मतलब जो है टॉप गड्ढे टाइप के हो जाते हैं, जिसको हम लोग जो है क्रेटर कहते हैं। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है पृथ्वी के अंदर से मतलब जो एक नली या पाइप के थ्रू जो ऊपर की ओर मोल्टन हॉट मटेरियल्स आता है और उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है फनल केप सीप होता है, उसे क्रेटर कहते हैं। मतलब ऊपर उसके ऊपर वेंट मुंह होता है जहाँ से इरप्शन प्रक्रिया होती है। जलवायु मतलब कंडीशन में, अब क्लाइमेटिक कंडीशन में खासतौर पे वहाँ पे जहाँ पे ज्वालामुखी के इलाके पाए जाते हैं, खासतौर पैसिफिक सी के आसपास मेन इलाके हैं, वहाँ पे भूकंप और आप कह सकते हो कि ज्वालामुखी क्रियाएँ ज़्यादा हो सकती हैं। अब कह रहे हैं कि अगला टॉपिक हमारा है द टाइप्स ऑफ वेल्कनो। वेल्कनो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द एरप्शन वेल्कनोज आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। तो सीधी बात है, उनके बार बार आने और उनकी एरप्शन मतलब मात्रा के अकॉर्डिंग जो है उनके नीचे के क्वार्टी हम लोग 3 प्रकार से जो है ज्वालामुखी को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एक्टिव वेल्कनो। एक्टिव वेल्कनो को हिंदी में कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वेल्कनोज इरप्टेड फ्रिक्वेंटली एंड थ्रो आउट लावा गैसेज एसेज एंड रॉक। एक्टिव वेल्कनो जो होते हैं वो लगातार लावा, गैस, राख ना, पिघली हुई चट्टानें कंटिन्यू निकाल रहे हैं, उससे आग, ये सब कंटिन्यू लगातार निकल रही है। दीज वेल्कनो आर आल्सो कॉल्ड द लिविंग वेल्कनो। इनको जीवित या लिविंग समझ रहे होंगे, वेल्कनो कहते सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रोम्बोली एंड माउंट एटना इन इटली आर एक्टिव वेल्कनो ना। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है और माउंट एटना ज्वालामुखी जो है जो इटली में है, ये एक्टिव वेल्कनो के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो है कंटिन्यू इरप्शन हो रहा है, नॉन स्टॉप, हमेशा दिन रात 24 घंटे जो है इरप्शन हो रहा है, इसलिए इसको एक्टिव वेल्कनो कहते हैं। नंबर 2 है डॉर्मेंट वेल्कनो। डॉर्मेंट माने सुसुप्त। डॉर्मेंट वेल्कनो आर volcanoes that have become quiet after erupting. These volcanoes do not show any indication of erupting in the near future. These volcanoes are also called sleeping volcano. Vesuvius in Italy is the dormant volcano. देखिए ये सुसुप्त अवस्था में है, अभी ये एक्टिव नहीं है ना, बहुत समय से ये ठंडे पड़े हैं, लेकिन इन द फ्यूचर भविष्य में ये कब फट जाए, कब ये आग, लावा, मैग्मा ना उगलने लगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो ये अभी स्लीपिंग स्टेज में है,
मतलब जो है ये अभी सुसुप्त हैं, लेकिन ये कब सक्रिय हो जाएं, कब ये फट जाएं ना, कब इनमें से जो है इरप्शन होना स्टार्ट हो जाए, कब लावा, गैस ना, आप कह सकते हो राख और मोल्टेन मटेरियल कब निकलने लगे, ये कोई नहीं, ये कभी भी फट सकते हैं। अभी तो ये फिलहाल स्लीपिंग में है, अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, या कब अभी सुसुप्त अवस्था में है, डॉर्मेंट इसी को कहते हैं ना। लेकिन फ्यूचर में ये कब ये फट जाए, ये कब इरप्शन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दे, तो कोई नहीं जानता। इसको जो है डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। नंबर थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं, ये फ्यूचर में कभी भी जो है इरप्ट नहीं होंगे, ये पूरी तरह से आप डेड कह दो, ये पूरी तरह मृत हो चुके हैं ये ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैव नॉट इरप्टेड फॉर द 100 ऑफ ईयर्स। सैकड़ों साल से ये इनमें इरप्शन की प्रक्रिया नहीं हो रही है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इरप्शन इन द फ्यूचर। भविष्य में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि ये इरप्टेड होंगे या इरप्शन की प्रक्रिया को करेंगे या फिर से ये सक्रिय होंगे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। दीज वोल्केनो आर आल्सो कॉल्ड डेड वोल्केनोज, इनको डेड या मृत वोल्केनो भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो है किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड रेनियर इन यूएसए आर द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसके एग्जांपल जो है किलिमंजारो हैं और जो है रेनेरियर है जो कि आपका यूएसए में है। ये डेड वोल्केनो के रूप में, या आप कह सकते हो कि निष्क्रिय ना वोल्केनो के रूप में जाना जाता है। तो आपने देखा एक्टिव माने सक्रिय वोल्केनो, डॉर्मेंट माने सुसुप्त वोल्केनो, और एक्सटिंक्ट माने जिसको डेड वोल्केनोज कहते हैं। तीनों के एग्जांपल बताए गए। अब आते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। अब पृथ्वी पे वोल्केनो कहाँ कहाँ कैसे किस हिसाब से पाए जाते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो फॉर्म ए सर्कुलर अराउंड द पैसिफिक ओशन। दुनिया के अधिकांश जो हैं आपके ज्वालामुखी जो हैं प्रशांत महासागर के आसपास जो इलाके हैं चारों ओर, उस इलाकों में पाए जाते हैं। डेट इज़ वाई दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसीलिए इसको जो है इस इलाके को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आगे आते हैं। दिस रिंग कंसाइड विद द एड्स ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और मतलब जो है अभी आपको बताया गया कि ये जो रिंग का निर्धारण हुआ है कहीं ना कहीं लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है, जो आपको बताया गया 6 मेजर एंड 20 माइनर प्लेट्स होते हैं, उसके ये किनारे मतलब एड्स बने होते किनारे, किनारों पे ही अधिकतर ये मैक्सिमम क्रियाएं होती हैं भूकंप और जलवायु की, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, उनके किनारों पे। द सेकेंड बेल्ट ऑफ वोल्केनो इज़ फाउंड अलॉन्ग द मेडिटेरियन सी। और जो दूसरी बेल्ट है वो मेडिटेरियन सी के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। इसको हम लोग मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कहते हैं, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो कि आप मेडिटेरियन सी के आसपास पाई जाती है। दिस बेल्ट हैज़ मोस्टली डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस इलाके में जो वोल्केनो है वो आप कह सकते हो सुसुप्त वोल्केनो जो कि अभी स्लीपिंग कंडीशन में है, और एक्सटिंक्ट या जो अभी डेड कंडीशन में, ऐसे वोल्केनो पाए जाते हैं मेडिटेरियन सी के आसपास के इलाकों में। यह एक्टिव वोल्केनो की संख्या नाम मात्र की या बहुत कम है। तीसरा मतलब जो आते हैं फ्यूजियामा इन जापान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल वोल्केनिक माउंटेन। फ्यूजियामा जो कि जापान में है वो एक बहुत ही सुंदर वोल्केनो माउंटेन है। द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया was probably formed due to the fissure eruption। और जो डेक्कन प्लेटू जो दक्कन का पठार है भारत में ना, इसका जो निर्माण है कहीं ना कहीं ये फिशर इरप्शन के थ्रू हुआ है। फिशर इरप्शन माने ज़मीन में दरार पड़ने के कारण इसका निर्माण हुआ है, ना कि मतलब माउंटेन वोल्केनो के कारण। तो आपने ये देखा कि इस क्लिप में कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी बात जो है वोल्केनो के बारे में इसमें हमने समझा, वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं, वोल्केनो मतलब कहाँ पाए जाते हैं ना, वोल्केनो का संबंध जो है इंडोजेंटिक फोर्स से होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, अगली चीज़ें हम अगले क्लिप में देखेंगे। ओके, डेट्स ऑल।